ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। आज दिन की बड़ी खबरों के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से आज हम करने वाले हैं चर्चा। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में फॉर्म 7 के जरिए पीडीए के वोट काटने का आरोप लगाया है। क्या सच में फॉर्म 7 वोट काटने का हथियार बन गया है? कवर स्टोरी में इस पर ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। देश की राजधानी दिल्ली में लापता बच्चों के आंकड़ों ने हर माता पिता की टेंशन को बढ़ा दिया है। क्या दिल्ली लड़कियों के लिए लापता गंज बन गई है? आपको अलर्ट करती है खबर भी आपके सामने होगी। राजस्थान में जिस पेड़ की पूजा की जाती है उसे विकास के नाम पर काटने की कोशिश हो रही है। इस पवित्र पेड़ को लेकर साधु संत और लोग अनशन पर बैठ गए हैं। ये खबर भी आपको दिखाएंगे। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट किताबी कोहराम। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारी कवर स्टोरी के केंद्र में आज फॉर्म 7 है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में जबरदस्त सियासी कोहराम मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मतदाता सूची से नाम काटने वाले फॉर्म 7 को लेकर बीजेपी और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि साजिश के तहत लोगों के वोट काटे जा रहे हैं और इसमें फॉर्म 7 को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। यूपी में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। उससे पहले फॉर्म 7 को लेकर राज्य का सियासी पारा बेहद हाई हो गया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी बड़े स्तर पर पीडीए वोटरों के नाम मतदाता सूची से कटवाने की साजिश कर रही है। सीतापुर, गाजियाबाद से गाजीपुर और उन तमाम इलाकों से शिकायतें आई हैं जहां बीजेपी चुनाव हार चुकी है। शिकायतकर्ताओं के पढ़ा लिखा नहीं होने पर उसके नाम से हस्ताक्षर वाले फॉर्म 7 जमा कर दिए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि एक व्यक्ति के नाम से 100 से ज्यादा फॉर्म 7 जमा किए गए। अखिलेश यादव ने 2 दिन पहले यह दावा किया था कि दशरथ कुमार नाम के शख्स ने 100 से ज्यादा फॉर्म 7 जमा किए। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट पर भी बड़ी संख्या में फॉर्म 7 जमा होने का दावा किया गया। अखिलेश ने जो बात कही, आज एबीपी न्यूज की टीम वहीं पहुंची, लेकिन हमारी पड़ताल में क्या निकला ये देखिए। उत्तर प्रदेश की सियासत में फॉर्म 7 की बहुत चर्चा है, क्योंकि इसी फॉर्म 7 के जरिए समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि पीडीए वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। फॉर्म 7 को लेकर के जगह जगह से खबर आ रही है। उसमें भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर धांधली की तैयारी कर रही है। चुनाव आयोग को लिखित शिकायतें दी हैं। अखिलेश ने लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा सीट की फरूखाबाद चिल्लावा गांव में एक व्यक्ति के 100 से ज्यादा फॉर्म भरने का दावा किया था। इसको लेकर एबीपी न्यूज की टीम ग्राउंड पर पहुंची तो हमें चिल्लावा प्राथमिक विद्यालय में 3 बीएलओ मिले, जिन्होंने ऑन कैमरा ये माना कि उनके पास लोगों के नाम काटने के लिए फॉर्म आए थे। उसमें आवेदन में क्या कहा गया है कि क्यों नाम काटे जाए? कई नहीं, लोग आदमी है नहीं यहाँ पर। जो सही स्थिति है वो क्या है? सब लोग सारे आदमी हैं यहाँ पर मौजूद हैं। कितने फॉर्म कुल मिले आपको? 127। आपको भी कुछ फॉर्म मिले? जी, मुझे 27 फॉर्म मिले हैं, जिसमें से सारे मतदाता प्रेजेंट टाइम पे यहीं रह रहे हैं। पहले बीएलओ ने कहा कि उसके पास 127 फॉर्म आए, दूसरे के पास 27 फॉर्म आए और तीसरे के पास 40 से 50 फॉर्म आए, वो भी नाम काटने के लिए। लेकिन जब बीएलओ ने इन नामों की पुष्टि की तो पता चला कि ये सारे लोग जिंदा हैं और आसपास ही रहते हैं। इनमें ज्यादातर मुस्लिम हैं। सुनिए इन्होंने क्या कहा। क्या नाम भाई? जी, मोहम्मद आसिफ। आपका नाम काटने के आपके परिवार में? छोटे भाई का नाम कटा हुआ है। मेरा नाम मोहम्मद सुहेल सिद्दीकी है। आपका भी नाम काटा? हाँ, मेरा भी नाम काटा गया है, जो कि मैं इस सरकारी स्कूल से जस्ट बगल में ही रहता हूँ। ये देखिए, मोहम्मद सुहेल अनुपस्थित डाल दिया गया है और मैं मौके में आपके कैमरे में आ रहा हूँ। हमारी पड़ताल का अगला सवाल ये था कि नाम काटने के लिए किसने कहा। इसके बाद पता चला कि दशरथ कुमार नाम के शख्स ने लोगों के नाम काटने का आवेदन दिया था। अखिलेश यादव ने भी इसी नाम का जिक्र किया था। कुछ ही दूरी पर हमें दशरथ कुमार का घर भी मिल गया, लेकिन दशरथ कुमार ने उल्टा बीएलओ की तरफ आरोपों की गेंद उछाल दी। हमें जो बीएलओ है उसने फॉर्म दिया कि ये आदमी डाउटफुल है, उसने कहा साइन मार दो, मैंने साइन मार दिया। फॉर्म मैंने ना भरा ना मैंने दिया। परत दर परत खुलते इस मामले में एक और मोड़ तब आया
जब वहां मौजूद गांव के लोगों ने बीएलओ को ही मौके पर बुला लिया, जिसके बाद बीएलओ और दशरथ कुमार के बीच जमकर बहस हुई। ये फार्म हमको दिए दशरथ भाई ने, सब गवाह, मेरे पास वीडियो भी है। हमने इन्होंने फार्म हमको दिया, 6 नंबर फार्म दिए, मेरे पास रिकॉर्डिंग है अभी। झूठ मत बोलिए, फर्जी बातें करो। बीएलओ कह रहे हैं कि उन पर फॉर्म 7 के जरिए लोगों के नाम काटने का दबाव बनाया जा रहा है और उनके पास इसके सबूत भी हैं। धमकी देते हुए सब रिकॉर्डिंग है। आप लोग करे साइन करो, नाम काटो, ये लोग हमको रोज टॉर्चर करे। हम सुसाइड कर लेंगे अभी इसी वक्त, आपकी वजह से मैं सुसाइड करूंगा, हमको बता रहे हो। ऐसा ही कुछ संत कबीर नगर जिले के मेहंदावल में भी हुआ, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आरोप है कि फॉर्म 7 के जरिए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों के वोट काटे जा रहे हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की साजिश है कि समाजवादियों के पीडीए परिवार के लोगों का वोट काट दिया जाए। अन्यथा हमारी पार्टी या हमारे लोग और हम सब सिर्फ ये शुद्धिकरण के काम में लगे हुए हैं। फॉर्म 7 पर उत्तर प्रदेश की सियासत का पारा हाई है, लेकिन अखिलेश यादव ने जो आरोप लगाए हैं उसे बीएलओ सही बता रही है। अखिलेश यादव जिस फॉर्म 7 को माफ कीजिएगा वोट काटने की साजिश का आरोप लगा रहे हैं, आखिर वो फॉर्म 7 है क्या? फॉर्म 7 का इस्तेमाल वोटर लिस्ट में गलत या अवैध नामों को हटाने के लिए किया जाता है। मतदाता की मौत या शिफ्ट होने पर भी फॉर्म 7 का इस्तेमाल होता है। किसी के नाम में आपत्ति जताने के लिए आवेदन किया जाता है इसके जरिए। अगर किसी को अपना नाम हटाना है तो भी फॉर्म 7 का ही इस्तेमाल होता है। कोई भी वोटर फॉर्म 7 जमा करा सकता है। फॉर्म 7 के जरिए धांधली ना हो, इसके लिए अखिलेश यादव ने एक बार फिर अपने पीडीए प्रहरियों को अलर्ट कर दिया है, जिस पर अब जमकर सियासत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी वाले लोग इलेक्शन कमीशन बूथ वाइज जहाँ पे हम लोगों के बूथ स्ट्रांग है, कैसे कटे हमारे वोटर्स, उस पर कार्य कर रहा है। चुनाव आयोग जो वोटर है उसकी वोट बनाने का काम कर रहा है, जो वोटर नहीं है उसकी वोट हटाने का काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बीएलओ और बीएलए हमारे जो हैं उनको हड़काते हैं, धमकियां देते हैं। श्री अखिलेश यादव तो बिहार चुनाव हारने के बाद उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से वोट चोरी के माध्यम से चुनाव जीतती चली आई है। ये पूरी तरीके से प्रदेश के अंदर वोट कटवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है, लेकिन प्रदेश की दो मुख्य पार्टियां बीजेपी और समाजवादी पार्टी अभी से एक दूसरे को घेर रही है। अमेठी और इटावा में बीएलओ ने बीजेपी के स्थानीय नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इन दोनों घटनाओं का जिक्र कर समाजवादी पार्टी बीजेपी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रही है। विधानसभा चुनाव तो अगले साल हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासी फिजाओं में आरोपों की आंधी अभी से बहुत तेज है। फॉर्म 7 को लेकर उठ रहे सवालों के बीच कहीं बीएलओ के साथ मारपीट हो रही है, कहीं महिला बीएलओ से बदसलूकी के आरोप लग रहे हैं। अमेठी में बीएलओ और उनके पति ने बीजेपी पदाधिकारी और उनके समर्थकों पर मारपीट और बदसलूकी के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद बीएलओ के पति ने एसडीएम को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में लिखा है कि ढेंगा गांव में बीजेपी जिला अध्यक्ष ने बीएलओ की मीटिंग बुलाई और लोगों के बीच महिला बीएलओ को बेइज्जत किया गया। जब महिला बीएलओ ने इसका विरोध किया तो बीएलओ के पति से मारपीट की गई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या हाथ लगाए? मारेंगे? आपने जानबे नहीं भेजे। मेरी औकात नहीं है कि हाथ लगाए। कौन गाली दे रहा था? कौन गाली दे रहा था? किसको गाली? कौन कहा आपको? मोबाइल से हम मोबाइल ना दे। महिला बीएलओ का आरोप है कि उनके पति पर हाथ उठाया गया है और इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हैं। 4-5 लड़के जो है भाजपा के आए, इनका कॉलर पकड़ के इनको मारने लगे। जब ये वीडियो बनाने लगे तब जो है इनका मोबाइल लेकर भाग गए। वो लोग दौड़ते हुए आए और हाथापाई करने लगे, हमारा मोबाइल छीन लिए और फिर मारपीट करने लगे। बीएलओ का ये मामला सुर्खियों में आया तो अखिलेश यादव ने भी तुरंत लपक लिया। अखिलेश ने एक्स पोस्ट करते हुए लिखा, अमेठी बीजेपी जिला अध्यक्ष ने एक बीएलओ से मारपीट की,
उन्होंने महिला बीएलओ पर जबरन पीडीए समाज का वोट कटवाने और बीजेपी समर्थकों का वोट बढ़वाने का दबाव डाला। उनके मन मुताबिक काम न करने पर महिला बीएलओ को अपमानित किया गया। मामले के गरमाते ही कांग्रेस भी एक्शन में आ गई और अमेठी से कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा ने एक्स पोस्ट करते हुए लिखा, घटना केवल एक महिला कर्मी के साथ दुर्व्यवहार की नहीं है, बल्कि मतदाता सूची में हेरफेर की एक गहरी साजिश की ओर इशारा करती है। अमेठी के बाद इटावा चलिए, यहाँ भी बीएलओ के आंसू न्याय मांग रहे हैं। आरोप है कि बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने बीएलओ की पिटाई की है, क्योंकि इन्होंने अल्पसंख्यकों के नाम काटने से मना कर दिया था। इन्होंने सर कहा कि आप रुको और ये मुसलमानों के जो है बल्क में जो वोट आए हैं इन पे आप साइन करो और इस पे रिसीविंग करके इन वोटों को यहाँ से हटाओ। और उन्होंने धक्का मारते हुए मुझे खींच के जो रोड पे ले गए और इन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी, जूता उतार के माँ बहन की गालियाँ दी। इटावा में बीएलओ के साथ हुई मारपीट के बाद शिवपाल यादव ने जिला अधिकारी से मुलाकात की है और बीएलओ के लिए न्याय मांगा है। आश्वासन दिया है, अगर इस तरह के लोग किसी बीएलओ बीएलए या किसी भी व्यक्ति को अगर इन लोगों ने धमकाया तो यहीं पर आ करके फिर धरने पर बैठेंगे। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अभी यूपी की सियासत में कई पन्ने पलटे जाएंगे। आगे आगे देखिए क्या क्या होता है। भारत की बात में हमारी आज की दूसरी खबर हर उस शख्स से जुड़ी है जो देश की राजधानी दिल्ली में रहता है या नौकरी करता है, दूसरे शहर से यहाँ पढ़ने आया है, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। यह खबर हर दिल्ली वाले के लिए जानना जरूरी है। दिल्ली में हर दिन 30 लोग गायब हो रहे हैं, मतलब हर घंटे एक आदमी दिल्ली में गायब हो जा रहा है। ये जानकारी खुद दिल्ली पुलिस की ओर से दी गई है। सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि गायब हो रहे लोगों में बड़ी संख्या महिलाओं और बच्चियों की है, जिसका सीधा मतलब है दिल्ली महिलाओं और बच्चियों के लिए असुरक्षित होती जा रही है। इस साल जनवरी में 27 दिन में 807 लोग दिल्ली में लापता हो गए। इनमें से 235 को तो पुलिस ने ढूंढ लिया, लेकिन 572 का अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। इन आंकड़ों में सबसे ज्यादा डराने वाली बात तो यह है कि गायब होने वालों में 137 बच्चे भी शामिल हैं, जिनका अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। ये कहां है, किस हाल में है, कोई नहीं जानता। इन 137 बच्चों में से ज्यादातर लड़कियां हैं, जिनकी संख्या 117 है। दिल्ली में गायब हो रहे लोगों का मुद्दा आज संसद में भी गूंजा। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक ने सरकार से इस मुद्दे पर संज्ञान लेने की मांग की। मामला इतना गंभीर है कि आप अगर सुनेंगे या कोई भी इसको सुनेगा समझेगा तो आपका दिल दहल जाएगा। और ये डेटा और इन्फॉर्मेशन पुलिस के रिकॉर्ड में है, एनसीआरबी के रिकॉर्ड में है, तो कोई नई बात नहीं है। और ये तो वो नंबर्स हैं जो ऑफिशियल है। प्रधानमंत्री जी को और मिनिस्टर को भी इस पर चिट्ठी लिखेंगे और देखते हैं कि वो इस पर क्या करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये इतना भयंकर और भयानक मुद्दा है कि किसी का भी बच्चा हो सकता है। भारत की बात आपका अपना शो है। इस शो में हम आपसे जुड़े मुद्दों को उठाते हैं, आपको सावधान करते हैं। आप महिला हैं, आपके घर में बहन या बेटी है तो आपको और ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि दिल्ली लड़कियों के लिए लापता गंज बन गई है। देश भर में हर रोज़ औसतन 1328 लोग लापता हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि हर घंटे औसतन 55 लोग लापता हो रहे हैं और हर मिनट औसतन एक व्यक्ति लापता हो रहा है। 2023 में देश भर में कुल 4,84,584 लोग लापता हुए। इनमें 3,24,763 महिलाएं शामिल हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि देश भर में हर रोज औसतन 890 महिलाएं लापता हो रही हैं। हर घंटे औसतन 37 और हर 2 मिनट में एक महिला लापता हो रही है। 2023 में देश भर में कुल 91,296 बच्चे भी गायब हुए, जिसका मतलब है हर रोज औसतन 250 बच्चे गायब हुए। हर घंटे औसतन 10 बच्चे गायब हुए और हर 6 मिनट में एक बच्चा गायब हुआ। दिल्ली के वजीराबाद का रहने वाला 16 साल का ऋतिक पिछले साल 17 दिसंबर को गायब हुआ था। 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक उसका कुछ पता नहीं है। घर में माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। बस मुझे इतना ही है, यदि मेरा बात मोदी जी के पास या रेखा गुप्ता के पास जाए तो मेरा बच्चा ला दे। जहाँ भी है मेरा बच्चा ला दे, बस मैं इसके सिवा कुछ नहीं कहूँगी। जहाँ भी है बस। परिजनों ने किसी बात पर ऋतिक को डांट दिया था, जिसके बाद वो घर से निकला और लौट कर नहीं आया।
आखिरी बार ऋतिक को मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन में 6:55 पर देखा गया था। उसके बाद से उसका कुछ पता नहीं। लेकिन ऋतिक मिल सकता था अगर दिल्ली पुलिस अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाती, इस माता पिता का दर्द समझती। इस मामले में दिल्ली पुलिस शुरू से ही हीला हवाली करती रही। ये सीसीटीवी फुटेज भी ऋतिक के परिजनों को खुद हासिल करना पड़ा। हम लोग दर दर भटक रहे हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉपर तरीका से यदि किया जाए, जिस वर्दी में वो थे सर, यदि उस वो वर्दी हमको रहता है ना, तो मैं अभी तक बच्चे को ढूंढ लेता। जिस तरह से हम लोग ने खुद किया है और खुद हम लोग करके उनको रिपोर्ट दिए हैं, वो लोग कुछ नहीं किए हैं। ठीक है, मंत्री को भी चिट्ठी लिखी है? जी सर, मुख्यमंत्री को मेल किए थे हमने, मुख्यमंत्री को मेल किए थे और मेल का रिप्लाई वो आता था, आशीष जो SHO है उनको आता था, CC में हम रहते थे और कुछ ऐसा, लेकिन उसके बाद कोई रिस्पॉन्स मैंने नहीं देखा। 11वीं में पढ़ने वाले ऋतिक की तरह दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के तैमूर नगर का 16 साल का सुराका भी बीते 1 महीने से गायब है। माता पिता पुलिस में FIR दर्ज करवा चुके हैं। ऋतिक के परिजनों की तरह खुद CCTV निकलवाकर पुलिस को दे चुके हैं, जिसमें सुराका हरा गमछा डाले और काली जैकेट पहने दिखाई दे रहा है। लेकिन इनका बच्चा भी आज तक नहीं मिल सका है। पुलिस अभी क्या क्या उनका रवैया? पुलिस की तरफ से अभी तक कोई मान लिया कि हमको ये नहीं मिला है। सीसीटीवी भी खुद ही निकलवाई है? हाँ, कहीं मान लिया चेक करने के लिए भी बोले हुए, रात में भी गए थे थाना, उसको बोले हैं कि आप टोटो वाला से पूछिए और उसके बाद वो मोची को पूछिए, तो बुला के पूछते सकते हैं। मतलब जो काम पुलिस को करना चाहिए था वो काम आम आदमी को करना पड़ रहा है। खुद अपने बच्चों को तलाशना पड़ रहा है, खुद CCTV हासिल कर पुलिस को देना पड़ रहा है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा, अगर दिल्ली पुलिस इन मामलों में तेजी दिखाती तो हो सकता है ऋतिक और सुराका आज अपने परिजनों के साथ होते। देश की राजधानी में जहां 24 घंटे सुरक्षा रहती है, पुलिस की तैनाती रहती है, सुरक्षा के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वहां लोगों का गायब होना, खासकर बच्चों का, कई सवाल उठा रहा है। सवाल जैसे कि ये कि आखिर हर दिन इतने लोग कैसे गायब हो रहे हैं? क्या ये घर से भाग गए? क्या इन्हें अगवा कर लिया गया? क्या इसके पीछे ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग है? देश की राजधानी दिल्ली में हर दिन कोई गायब हो रहा है, किसी को पता नहीं। ये घर से भागे हैं, इनको अगवा किया गया है, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग का निशाना बने हैं। लोगों का लापता होना न सिर्फ चिंताजनक है, सोचने पर भी मजबूर करता है। आखिर ये लोग ऐसे कैसे और कहां गायब हो जा रही हैं, जिन्हें पुलिस भी नहीं ढूंढ पा रही है। लापता हुए लोगों में सबसे ज्यादा महिलाएं और लड़कियां शामिल हैं, इसीलिए ये चिंता और बढ़ जाती है। दिल्ली में लापता मामलों का सिलसिला नया नहीं है। बीते सालों के पुलिस डेटा के मुताबिक 2015 से 2025 तक हजारों लोग लापता हुए हैं। उनमें से कई का आज तक पता नहीं चल सका है। दिल्ली पुलिस में दर्ज गुमशुदगी के मामलों में ये बात सामने आई है। नाबालिगों में 12 से 18 साल की लड़कियों का अनुपात बहुत ज्यादा होता जा रहा है, जिससे ये समस्या और गंभीर हो जाती है, क्योंकि ऐसे में ये केवल रोजमर्रा के खो जाने का मामला नहीं लगता, अपहरण या बाकी दूसरी आपराधिक गतिविधियों का भी खतरा हो सकता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और वो सारे फैक्टर्स को हमको देखना पड़ेगा। लेकिन पहली चीज़ मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि बच्चे या महिलाएं अगर खो जाते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिल जाती है और पुलिस अगर केस रजिस्टर करती है तो ये अच्छी बात है। कोई चीज़ जब तक केस रजिस्टर नहीं होगा, जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, तब तक उनका वापस मिलना बहुत मुश्किल होता है। दिल्ली में 2016 से 27 जनवरी 2026 तक 2,32,737 लोग लापता हो चुके हैं। इनमें महिलाओं का आंकड़ा 1,33,072 है। गायब होने वालों में 60,694 बच्चे हैं, जिसमें 40,629 लड़कियां हैं। इसका मतलब है राजधानी में 2016 से लेकर 27 जनवरी 2026 तक हर रोज औसतन 11 लड़कियां गायब हुई। मतलब हर 2 घंटे में एक लड़की दिल्ली में गायब हो रही है। दिल्ली में लापता व्यक्तियों, विशेषकर बच्चों के संबंध में किसी भी प्रकार की घबराहट या भय का कोई कारण नहीं है। पूर्व की तुलना में दिल्ली में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग में कोई वृद्धि नहीं हुई है।
बल्कि जनवरी 2026 के माह में पिछले वर्षों की समान अवधि की तुलना में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग के मामलों में कमी दर्ज की गई है। हमारी तीसरी खबर राजस्थान से है, जहां एक आंदोलन जोर पकड़ रहा है। यह आंदोलन खेजड़ी के पेड़ों को लेकर हो रहा है। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी, ये पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये पूरी लड़ाई उन पेड़ों को बचाने की है जिसकी ये पूजा करते हैं। किसी ने आंख की पट्टी तब तक नहीं खोलने की कसम खाई है जब तक पेड़ों को लेकर सरकार कोई फैसला नहीं लेती। तो कोई अपने हाथ बांधकर प्रदर्शन में शामिल हुआ है, तो कोई अनशन पर बैठा है। यहां मौजूद हर शख्स की लड़ाई उस खेजड़ी पेड़ों के लिए है जिसे राजस्थान का बिश्नोई समाज पूजता है। सभी पेड़ पूजन कर रहे हैं। अनशन में 450 से ज्यादा पर्यावरण प्रेमी बैठे हैं। इनमें कई संत भी शामिल हैं। आंदोलन में महिलाओं की भी बड़ी भागीदारी देखने को मिल रही है। 50 से ज्यादा महिलाएं अनशन पर हैं। आंदोलनकारियों की मांग है कि खेजड़ी के पेड़ों के काटे जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगे, एक नया और सख्त कानून बने, इसके संरक्षण को लेकर पुख्ता कदम उठाए जाएं। राजस्थान ही नहीं, पूरे देश में खेजड़ी के पेड़ों को लगाया जाए। माननीय सदस्यगण, उसमें प्रधानमंत्री के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में क्लियरली कुछ लिखा है। मैं वो हाउस को बताना चाहता हूँ। जिस पुस्तक की बात कर रहे हैं वह पुस्तक आज तक कभी प्रकाशित हुई ही नहीं। अब ये 100% ऑथेंटिकेटेड है। क्या? ये नारावाने जी का मेमोयर है। आप हमसे बहुत सीनियर हैं और आप सब में बहुत से लोग हमसे सीनियर हैं, लेकिन एक बात मैं जरूर निवेदन करूंगा, अपनी पार्टी को अबोध बालक का बंधक मत बनाइए, बंधक मत बनाइए। आपकी पार्टी तो ऐसी है किसको बोलने का ही नहीं। आपको तो मोदी जी ने बंधक कर दिया है और हम मुझे बोल रहे। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। किताबी कोहराम सुनने में सिर्फ 2 शब्द हैं, लेकिन इन 2 शब्दों की वजह से देश की संसद ठप है। पूरे 22 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल न पाए। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? तो पूरी कहानी सोमवार को शुरू हुई थी, जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे का हवाला देते हुए पीएम मोदी और बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक ने इस पर आपत्ति जताई कि वो सदन में एक अनपब्लिश्ड यानी बिना प्रकाशित हुई किताब का हवाला क्यों दे रहा है, ये नियम के खिलाफ है। स्पीकर ने राहुल को रोक दिया था। कल राहुल गांधी ने संसद के बाहर वो किताब पेश कर दी और कल ही राहुल की किताब के जवाब में बीजेपी सांसद ऋषिकांत दुबे भी किताब लेकर सदन में आए। नेहरू गांधी परिवार पर लिखी गई किताबों का हवाला देकर कीचड़ उछालने की कोशिश हुई। बुधवार शाम को हंगामे का आलम यह हो गया कि विपक्ष की महिला सांसदों ने पीएम की सीट को घेर लिया, जिसके बाद पीएम भाषण देने सदन में नहीं आ पाए। और आज स्पीकर ने बयान दिया कि उन्होंने किसी अप्रत्याशित घटना की आशंका की वजह से पीएम मोदी को सदन में न आने की अपील की थी। आज हम भारत की बात में आपको दिखाने जा रहे हैं कि कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की होड़ में पीछे कोई नहीं है। सबकी अपनी सुविधा है, जनता की किसको चिंता है। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, तो सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। माननीय अध्यक्ष जी, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
पिछले 4 दिनों से हिंदुस्तान यही तो देख रहा है। सदन की कार्यवाही शुरू होती है, 1 मिनट तक लोकसभा स्पीकर माननीय सांसदों को सदन की गरिमा और मर्यादा की याद दिलाते हैं। ये सदन की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। और फिर दूसरा मिनट शुरू होते ही सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है। तो सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ। सभा की कार्रवाई 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इसीलिए तो 3 फरवरी को लोकसभा की कार्यवाही पूरे दिन में सिर्फ 36 मिनट तक चली। 4 फरवरी को 30 मिनट से ज्यादा नहीं चल पाई और 5 फरवरी को रिकॉर्ड बनाते हुए 12 मिनट पर ही सिमट गई। तो सभापति के कुर्सी पे बैठे थे, स्वीकृत हुआ। नाराबाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला। ऐसा हो क्यों रहा है वो भी समझ लीजिए। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये सिर्फ 4 तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि देश की संसद के भीतर राजनीतिक संग्राम और ड्रामे के वो 4 सीन हैं, जिसके इर्द गिर्द सदन की कार्यवाही ठप होने की पूरी कहानी सिमटी हुई है। शुरुआत पहले सीन से करते हैं। तस्वीरें बुधवार शाम की हैं, जब देश के प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा के भीतर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देने वाले थे, लेकिन विपक्ष की तमाम महिला सांसदों ने नारे लगाते हुए उनकी सीट को घेर लिया था। महिला सांसदों के हाथ में बैनर थे जिन पर लिखा था, जो सही है वो करो। बीजेपी ने महिला सांसदों के इस तरह से पीएम की सीट को घेरने को मुद्दा बनाया। आप पहली बार देखे होंगे कि बेल से ऊपर आके सत्ता पक्ष की तरफ और प्री प्लान्ड महिलाओं को आगे रख के विपक्ष ने ये कुकृत्य किया, और वो पूरी तरह से था लड़ाई मार झगड़े की। ये विरोधी पक्ष हमको लग रहा है ये जैसे विरोधी पक्ष चल रहे हैं ऐसे मोदी जी को मार न दे, ये लोग मारने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। एक काल जो हुआ है, जो जैसे जा रहा था, हमको तो लग रहा था मोदी जी को मारने के लिए लोग जा रहा था। पीएम मोदी को खतरे की आशंका पर बीजेपी उबल रही थी और गुरुवार को लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने बताया कि उन्होंने ही पीएम मोदी से सदन के भीतर न आने का आग्रह किया था। जब सदन के नेता को सम्माननीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार-तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए। ये गलत है, कोई ऐसी घटना नहीं घटी, मैं भी वहीं था और ऐसा कुछ कहा, कुछ लोगों ने ऐसा कहा है कि उनसे कहलवाया गया है या कवर अप करने के लिए कुछ बातें हो रही हैं। कुछ लोग पार्लियामेंट में, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ये लोग कवर अप करने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। स्पीकर के इस बयान पर सबसे पहले और सबसे तीखी प्रतिक्रिया कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की आई, जिन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी स्पीकर के पीछे छिप रहे हैं। Absolute lie. There is no question of anybody raising any hands on the Prime Minister, trying to hurt him or any such thing. There is no question. So it is absolutely wrong of anybody to say that there was any such plan. There was no such plan. And I'm sorry, but the Prime Minister is now hiding behind the Speaker. They are making the Speaker say all this. Because yesterday he did not have the guts to come in the House. What? Because 3 women were standing in front of his bench? What nonsense is this?
भारतीय संसद के इतिहास में आज तक नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री को बोलने से जबरन रोका जाए, घेराव किया जाए और स्पीकर को बताना पड़े कि आप मत आइए। ये क्या जबरदस्ती हो रही है? किताबी कोहराम का दूसरा सीन। आपके सदस्य इधर से उधर जाएंगे। सदन के भीतर विपक्षी सांसदों ने पीएम की सीट को घेर लिया था तो बाहर नेता विपक्ष राहुल गांधी उस किताब को लेकर मौजूद थे जिसमें लिखे अंश को नियमों का हवाला देकर सदन के भीतर पढ़ने से रोक दिया गया था। तस्वीरें बुधवार यानी 4 फरवरी की हैं, जब राहुल गांधी संसद के मकर द्वार पर 8 निलंबित सांसदों के साथ प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अचानक यहाँ गद्दार और देश के दुश्मन जैसे शब्द सुनाई पड़ते हैं। दरअसल राहुल गांधी का सामना केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू से होता है। तो एक तरफ से गद्दार सुनाई देता है और दूसरी तरफ से देश का दुश्मन। Here is the traitor walking right by. Take a look at the face. What it looks like. Hello, brother. सर थोड़ा आप अरे आप don't worry, you come back. ड्रामा यहीं पर खत्म नहीं होता। राहुल गांधी बिट्टू से हाथ मिलाने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन बिट्टू गद्दार दोस्त वाले कमेंट के बाद पलटवार करते हुए कहते हैं कि उनका देश के दुश्मनों से कोई लेना देना नहीं है। ट्रेटर शब्द बाय एंड लार्ज ट्रांसलेशन उसकी गद्दार हो सकता है, बट नॉट फुली। ट्रेटर वो व्यक्ति होता है हु बिट्रेज हिज नेशन। ये सिख कम्युनिटी के लिए सीरियस इशू है। पर पगड़ी से हमेशा और पंजाबियों से हमेशा गांधी फैमिली को तकलीफ रही है। वो आज अंदर कहते तो ना पता लगता, ये तो सारी मीडिया के सामने उन्होंने ये बात की है। और इतना सीनियर लीडर और इतने बड़े परिवार का लीडर जो इस मंदिर में पार्लियामेंट में ऐसी बात करे। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे रवनीत सिंह बिट्टू। बीजेपी ने रवनीत सिंह बिट्टू को चुनाव में उम्मीदवार भी बनाया, लेकिन बिट्टू कांग्रेस के उम्मीदवार अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग से चुनाव हार गए थे। पर जब केंद्र में एनडीए सरकार की वापसी हुई तो रवनीत सिंह बिट्टू को बना दिया गया केंद्रीय मंत्री। देश की संसद में हंगामे की तस्वीर जैसे आम बात हो गई है। सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, दोनों के बीच इस बात की होड़ मची हुई है कि कैसे उनकी बात मानी जाए, और अगर बात नहीं मानी जाती तो सत्र हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। ऐसा कोई पहली बार तो नहीं हुआ। आंकड़ों में मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन सिर्फ इतना बता देती हूं कि 2023 से हर साल औसतन 2 सत्र में सिर्फ हंगामा हो रहा है। कामकाज न के बराबर। किसान, रोजगार, महंगाई, किसी मुद्दे पर कोई बात नहीं। आलम यह है कि वार पलटवार का दौर कई बार तो शब्दों की मर्यादा को भी लांघ जाता है। मर्यादा को लांघने के 2 सीन तो आप देख चुके हैं। अब बारी उस तीसरे सीन की है जिसके बाद ये पूरी कहानी शुरू हुई थी। तस्वीरें सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही की हैं, जब दोपहर करीब 1 बजे नेता विपक्ष राहुल गांधी सदन में बोलने के लिए खड़े हुए थे। मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं जिसमें नरवणे जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। राहुल गांधी पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की किताब का हवाला देते हुए सदन में बोल रहे थे, लेकिन सत्ता पक्ष पूछ रहा था कि क्या वो किताब प्रकाशित हुई है, जिसका ब्यौरा आप सदन में पेश कर रहे हैं। And this is from the memoirs of Army Chief Narawane. This is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam, and the army chief writes, the tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range
No, sir. No, sir. No, sir. No, only started. No, no. He is not yielding. He is not yielding. Sir, sir. This is not. He is not yielding. LLP is not yielding. He is on the foot. क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें उन्होंने लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। पूरे 45 मिनट तक सिर्फ इस बात पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच बहस होती रही कि किताब का हवाला देना है और नहीं देना है, और इस बात के लिए बारी बारी केंद्रीय मंत्री राहुल को मना करते रहे। वो मैगजीन की रिपोर्ट है, नरवणे जी ने नहीं कहा, इतना बोल दे। रिपोर्ट पर बोले कि नरवणे ने नहीं कहा है। रक्षा मंत्री जी इतना ही कह रहे हैं कि नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बार बार नियमों का हवाला देते रहे। ऐसी पुस्तक, समाचार पत्र नहीं पढ़ा जाएगा जिसकी सभा की कार्रवाई से कोई संबंध न हो। 45 मिनट तक चले सीन में राहुल को रोकने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 12 बार उठकर खड़े हुए। 8 बार देश के गृह मंत्री अमित शाह सीट से खड़े हुए थे, जबकि 4 बार संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल को टोका था। राहुल गांधी की दलील थी कि वो इस किताब का हवाला नहीं देने वाले थे, लेकिन कांग्रेस की देशभक्ति पर सवाल उठाए गए, इसलिए उन्होंने ये ब्यौरा दिया। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सवाल उठाया, मैं ये रेज नहीं करने वाला था, मैं नहीं रेज करने वाला था, मगर उसका जवाब देने के लिए मैंने ये निकाली किताब। किताबी कोहराम का चौथा सीन। You cannot address the chair with yaar. What is this yaar? No. तस्वीरें मंगलवार को लोकसभा के भीतर की हैं, जब घड़ी में 2:14 का वक्त हो रहा था। तब स्पीकर की कुर्सी के सामने इस तरीके से कागज फाड़कर फेंके जा रहे थे। इस वक्त स्पीकर की कुर्सी पर पीठासीन अध्यक्ष कृष्णा प्रसाद टेनेटी बैठे हुए थे। दूसरी बार 3:03 पर फिर से संसद की गरिमा तार-तार की गई, जब विपक्षी सांसदों ने कागज उछाले और इस बार स्पीकर की कुर्सी पर दिलीप सैकिया बैठे हुए थे। हुआ ये कि सोमवार के बाद जब मंगलवार को नेता विपक्ष राहुल गांधी अपने भाषण को आगे बढ़ा रहे थे, उस दौरान सत्ता पक्ष के सांसदों ने टोका तो हंगामा शुरू हो गया और राहुल गांधी की बात पूरी नहीं हुई थी। तभी पीठासीन अध्यक्ष की तरफ से अगले वक्ता का नाम पुकार दिया गया। 3 विपक्षी सांसदों ने राहुल के समर्थन में बोलने से मना किया। इसके बाद सत्ता पक्ष के ही टीडीपी सांसद जब बोल रहे थे, तभी स्पीकर की कुर्सी की तरफ कागज फेंके गए और सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई। मंगलवार को जब 3 बजे कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने उन सांसदों के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रस्ताव पेश किया जिन्होंने कागज उछाले थे। 8 विपक्षी सांसदों के खिलाफ प्रस्ताव जब पास हो गया तो स्पीकर की कुर्सी पर बैठे दिलीप सैकिया की तरफ कागज एक बार फिर से फेंके गए। 8 विपक्षी सांसद बजट सत्र के लिए निलंबित हो गए और इसके बाद बुधवार को किताबी कोहराम का 5वां सीन शुरू हुआ। दो दिन से उस किताब पर कोहराम मचा हुआ था जिसका हवाला राहुल गांधी दे रहे थे, लेकिन बुधवार को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे गांधी परिवार पर हमला करने के लिए सदन के भीतर एक नहीं कई किताबें लेकर आए थे। निशिकांत दुबे को किताबों का हवाला देने से मना किया जा रहा था, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सदन को उस किताब के बारे में, उन किताबों के बारे में बताना चाहता हूँ जो नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा है, और वो सब छपी हुई किताब है सर। पहली किताब ये है एडवीना एंड नेहरू भारत। दूसरी किताब है सर जो मथाई साहब, जो नेहरू साहब के पीए हुआ करते थे, वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध थे। निशिकांत ने हमला करने के लिए ऐसे ऐसे शब्द कहे जिन्हें दोहराया तक नहीं जा सकता। बुधवार को भी निशिकांत दुबे के नहीं रुकने पर सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया था। किताबी कोहराम का छठा सीन। आज फिर बुक्स लाए हैं सर। आज फिर जखीरा लेकर आए। वही बुक्स है सर, दूसरी है वही बुक्स, एक किताब है। तस्वीरें गुरुवार की हैं जब बीजेपी सांसद गांधी परिवार पर हमले के लिए किताबों का पुलिंदा लेकर संसद के भीतर दाखिल हो रहे थे। यानी ये साफ था कि किताबी कोहराम फिर से होगा।
जिसका डर था वही हुआ। लोकसभा में फिर हंगामा हुआ और कार्यवाही नहीं चली। लेकिन लोकसभा की लड़ाई राज्यसभा पहुंच गई, जहां जेपी नड्डा ने राहुल पर हमला करते हुए कांग्रेस को नसीहत दी। अबोध और अहंकार ये दोनों बड़ा डेडली मिक्सचर होता है, तो इससे बच करके रहे और पार्टी को बंधक न बनने दे, इतना मेरा निवेदन है। आप पार्टी को स्वतंत्र रूप से चलाइए और अबोध बालक का बंधक न होने दीजिए। जेपी नड्डा के हमले का जवाब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया। आपकी पार्टी तो ऐसी है, किसको बोलने का ही नहीं, आपको तो मोदी जी ने बंधक कर दिया है और हम मुझे बोल रहे हैं, आप कोई उनके राय के बिना बात नहीं कर सकते। संसद का उच्च सदन ये एक प्रकार से राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है और जो चर्चा की बारीकियां मैंने देखी, मेरा मन कहता है कि थोड़ा स्तर इसका ऊपर होना चाहिए था और वहां से तो ज्यादा होना चाहिए। वो तो कितने साल तक सरकारों में रहे हैं, वहां से जरा चर्चा का स्तर ऊंचा होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ये मौका भी गंवा दिया। देश उन पर कैसे भरोसा कर सकता है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देने आए तो 1.5 घंटे से लंबा भाषण दिया। पीएम मोदी का भाषण शुरू हुआ तो विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा हो रहा था। शोर के बीच भाषण जारी रहता है और फिर विपक्ष सदन से वॉकआउट कर जाता है। विपक्ष की गैर मौजूदगी में पीएम भाषण देते हैं और कांग्रेस पर निशाना साधते हैं। पीएम ने राज्यसभा में तो भाषण दे दिया है, लेकिन विपक्ष अब भी लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण की मांग पर अड़ा हुआ है। इसी के साथ भारत की बात में मुझे दीजिए इजाजत। कल रात 8 बजे आप सभी से फिर होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।